अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। ये इस पूरे लेक्चर के अंदर हम पूरा चैप्टर ही कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है और याद करने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो मैक्सिमम आपके कंसेप्ट याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि चैप्टर नंबर 15 16 से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 15 से लॉन्ग भी आते हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आज का हमारा ये चैप्टर है, जिसमें तकरीबन ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद चैप्टर के अंदर बहुत ही ना होने के बराबर क्वेश्चन बच जाते हैं। इससे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाते हैं। हेडिंग क्वेश्चन की दी हुई हैं, जिससे ऑलरेडी आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे और आंसर कैसे है। जी लेट्स स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये बेसिकली एक लेयर है जो गैसेस की सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखें, स्फेयर है ना हमारे पास एटमॉस्फेयर, ये हमारे पास जो हमारे कुर्रा अर्ज में जितनी भी गैसेस की हैं, लाइक जैसे कि नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%, आर्गोन 0.9, CO2 0.03 एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ द कुछ ये भी एलिमेंट्स होते हैं लाइक H2O3, CH4, CO, हीलियम, नियोन, ये सारे कुछ मैदान में पाए जाते हैं। और हमें पता है कि हमारी आबो हवा के अंदर वाटर के वेपर्स भी पाए जाते हैं। तो क्या हुआ? एटमॉस्फेयर गैसेस की लेयर जो सराउंडिंग द अर्थ होती है हमारे पास, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। हेट्रोस्फेयर क्या होती है? तमाम पानी जितना भी ज़मीन पे मौजूद है, लाइक जहाँ पे उसमें हमारे पास ओशंस आ जाते हैं, रिवर, स्ट्रीम वगैरह, सारा उसको हेड्रोस्फेयर कहते हैं। इट इंक्लूड ऑल द वाटर बॉडी, मेनली ओशंस, रिवर, स्ट्रीम, लेक, पोलर आइस कैप, ठीक है, ग्लेशियर्स वगैरह या ग्राउंड वाटर, सारे रेजरवायर जितना भी पानी है सारा हेड्रोस्फेयर में आ जाता है। ओशन जो होते हैं ना, उनमें तकरीबन 97% अर्थ का वाटर आमतौर पे मौजूद होता है, लेकिन ड्रिंकेबल नहीं है, वो पी नहीं सकते हम। 1% ओनली ज़मीन का पानी है जो फ्रेश है, हम उसको पी सकते हैं। बायोस्फीयर क्या, इकोस्फीयर, दोनों का एक ही नेम है और दोनों का जो है ना एक ही डेफिनेशन है। द रीजन ऑफ द अर्थ कैपेबल टू सपोर्टिंग द लाइफ, मतलब ज़िंदगी को सपोर्ट करने वाला रीजन, जहाँ पे ज़िंदगी आबाद होती है, लाइफ यानी जहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं या इकोस्फीयर कहते हैं। इंक्लूडिंग द लोअर एटमॉस्फेयर होता है ये ओशन। ओशन में क्योंकि जिंदा मखलूक पाई जाती है, रिवर, लेक्स में भी पाई जाती है, सॉलिड पे सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पाई जाती है, इन सब के अंदर इंटरचेंजिंग मटेरियल भी होता है। इकोसिस्टम कहते हैं कि हमारे पास स्मॉलर यूनिट है बायोस्फीयर का, जो जहाँ जिंदगी पाई जाती है, उसका ऐसा यूनिट जहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनका इंट्रैक्शन होना विद इन्वायरमेंट। मतलब जैसे कि इंसान जो है वो जानवरों को खा लेता है और जानवर जो है मज़ीद जो है उससे पौधे वगैरह हैं उनको भी खाते हैं। तो पौधे वगैरह जो है वो इस इकोसिस्टम की चीज़ें यानी पानी वगैरह इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं। तो एनिमल, प्लांट और मैक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक जोन है टोटल जो एक दूसरे से डिपेंड करता है फिज़िकली तौर पे। तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, इंट्रैक्शन होना कम्युनिटीज़ का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास और वो है हमारे पास कि व्हाट इज़ अ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के अंदर पोल्यूशन क्या होती है। अच्छा, और ये कैसे स्प्रेडिंग कैसे होती है? तो बड़ा सिंपल है, हमारे माहौल में नेचुरल सिस्टम को जो बिगाड़ पैदा करता है उसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कि एनी सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट, माहौल में मौजूद ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच एडवर्सली अफेक्टेड द ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड नेचुरल। अच्छा देखें, हमारे पास इंसान की सेहत पे, लाइफ की क्वालिटी पे या इकोसिस्टम पे, नेचुरल इकोसिस्टम जो है उस पे कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस अफेक्ट करता है, उस सब्सटेंस को अफेक्ट होने से हमारे पास इन्वायरमेंटल में क्या पैदा हो जाती है? पोल्यूशन पैदा हो जाती है। जैसे कि अर्बनाइजेशन का हो जाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो जाना, ट्रांसपोर्टेशन का होना, ठीक है, ये सारी की सारी क्या चीज़ें कर रही हैं? स्प्रेड कर रही हैं एवरी डे जो है ना वर्ल्ड के अंदर पोल्यूशंस को। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो स्प्रेडिंग करती हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, ये पैदा करती हैं। आगे है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, वो सब्सटेंस, वो चीज़ें जो इस इन्वायरमेंट को गंदा करती हैं उसको इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कहते हैं। तो हमारे पास इन्वायरमेंटल जो है पोल्यूशन के बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 6, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। द सब्सटेंस विच आर एडवर्सली अफेक्ट, वो सब्सटेंस जो डालते हैं अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे या क्वालिटी ऑफ लाइफ पे।
ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। और इसकी दो मेन टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तमाम मेन वाले होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इनसे निकलने वाले मजीद हाइड्रोकार्बन जो होते हैं या नाइट्रोजन, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, एसर रेंज, ये सारे आ जाते हैं सेकेंडरी के अंदर। तो हमारे पास दो हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन है प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द वेस्ट प्रोडक्ट गिवन आउट बाय अ चिमनी ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती हैं, या एग्जीक्यूट ऑफ द ऑटोमोबाइल कंटेनिंग गैसेस इन अ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए हमारे माहौल में जितनी भी ऑटोमोबाइल के अंदर हर चीज़ आ जाती है जो फ्यूल पे चलती है, उस फ्यूल पे चलने वाली हर गाड़ी आ जाती है, हर बाइक से लेके हर चीज़ आ जाती है, हर वो इंजन से लेके हर बड़ी छोटी बड़ी इंडस्ट्री आ जाती है। अब दो ही चीज़ें ज़्यादातर माहौल को ख़राब करती हैं, इंडस्ट्रियों का इफ्लेंट या उनकी चिमनियों से निकलने वाला तमाम वो धुआं, प्लस ऑटोमोबाइल से निकलने वाली गैसें वो डिफरेंट होती हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोकार्बन अमोनिया। ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं उनमें फ्लोरीन रेडियो एक्टिव मटीरियल पाए जाते हैं, जो कि क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्या आपने देखा, प्राइमरी पोल्यूटेंट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाला और प्लस जो ऑटोमोबाइल से, इसको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, और उनके नाम भी याद रखने हैं जितने भी मैंने मेंशन किए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, बिल्कुल है, क्योंकि इसलिए पॉइजनस है क्योंकि इससे जो है ना, हम जब इनहेल करते हैं सफोकेशन हो जाती है, ये बाइंड्स कर देती है, हमारे पास बेंड कर देती है ब्लड के हेमोग्लोबिन में। हमारे खून के अंदर हेमोग्लोबिन की एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका काम हमारे सांस को आगे जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर उसको पूरे जिस्म में तरसील का काम करना। जब वो उसके साथ अटैच हो जाती है तो इतना ज़्यादा एक्सिक्यूटिंग ऑक्सीजन को, जो हमारे पास एक्सक्लूडिंग जो ऑक्सीजन होती है ना, वो नॉर्मल रिस्पायरेशन नहीं हो सकती, मतलब इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है और इंसान मर भी जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट जो होता है उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, बस ये कि इंसान अगर सिर्फ ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा ले तो कार्बन मोनोऑक्साइड की सारी कंसंट्रेशन उसके जिस्म में से ख़त्म हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस, कैन बी रिवर्स्ड बाय गिविंग हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से ठीक हो सकता है, यानी अगर आप हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं। उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन जो होता है हमारे पास एक एयर के अंदर, यानी एसिड है ना, एसिड रेन याद रखिए, जो हमारी हवा है ना उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे के सारे पानी से मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एसिड रेन। एयर इज पोल्यूटेड, ठीक है, विद SO2, हमारी हवा SO2 से ख़राब होती है ड्यू टू कंबस्टन ऑफ कोल, क्रूड ऑयल एंड अदर फॉसल फ्यूल। इन सब के जलने से हमारी हवा में ये ज़्यादा हो जाता है, जिसको प्राइमरी पोल्यूटेंट भी कहते हैं, या पावर प्लांट या पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो पहला क्या हुआ कि एयर हमारी ख़राब हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, किससे, सल्फर ऑक्साइड से, और वो बनता है कोयले के, क्रूड ऑयल के, फॉसल फ्यूल के, या फिर हमारे पास प्लांट या पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। ये हो गया रिएक्शन। कहता है ये जो गैसेज हैं वेरियस रिएक्टेंट एटमॉस्फेयर, सल्फेट, एरिसोल, ये उनसे रिएक्ट कर लेती हैं और मेजर जो क्या है एसिड डिफ्यूजन का जो है ना वजह बनती हैं। स्मोक क्या होता है, सर्दियों के अंदर हमारे पास जो स्मोक होता है ना, ये ज़्यादातर आप देखते हैं कि धुआं सा पूरा फैला होता है और ये बड़ा ही इंसान की सेहत पे अफेक्ट करता है। स्मोक का वर्ड दो वर्ड से है, स्मोक एंड फोग, और इसमें हम कहते हैं ये दो तरह का होता है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। मैं बड़ा आसानी से आपको चीज़ याद करवाता हूँ। साहिवाल के अंदर ना हमारा एक बहुत बड़ा कोल का पावर प्लांट बना हुआ है। कोयले पे जो जलना होता है ना, उससे जो भी स्मोक निकलती है वो रिड्यूसिंग होती है, क्योंकि जो कोयला होता है ना हमारा, वो जब जलता है ना तो देखें, जब जलने के बाद राख बच जाती है तो राख जो है ना वो वज़न में हल्की होती है, कोयला भारी होता है, तो उसमें से सारी जो गैसेज हैं वो निकल जाती हैं रिड्यूस, इसलिए रिड्यूसिंग स्मोक कौन सी हो गई हमारे पास, कंबस्टन ऑफ कोल। लेकिन हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट, यानी लाइक अजोन का NO2 एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड ऐसे हाइड्रोकार्बन जो आधे जले हुए आते ना, तो उनको मजीद आग लग जाती है। तो क्या हुआ, रिड्यूसिंग स्मोक सिर्फ डिपेंड करती है कोल पे, उसके जलने पे, और ये डिपेंड करती है अजोन, NO और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है,
अजोन कहता है, अजोन क्या है, अजोन क्या कहता है, कैसे एज अ प्ल्यूटेंट के तौर पे काम करती है। कहता है अजोन की पहली बात तो ये है कि O3 गैस है विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ये जल्दी ही टूट जाती है और इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन जो होती है ना थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर फैली होती है एक लेयर की फॉर्म में। अजोन प्रोड्यूस करती है मोस्ट ट्रॉपिकल रीजन बाय अ फोटोकेमिकल रीजन ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास अजोन के बारे में कि ये एक ऐसा पोलर रीजन है जहाँ पे जो प्लूटेंट हैं वो ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम कैसे करते हैं कि अगर इसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकल आए या इसकी कंसंट्रेशन इंसान को O2 की बजाय O3 दी जाए तो ये डैमेजेस करती है आइज़ को, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एस्थमा को, ठीक है। उसके अलावा डिक्रीज दी इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स टिश्यू, ठीक है। कैंसर का भी वजह बनती है और काफ़ी और चेस्ट डिस्कम्फर्ट का भी बनती है। और अगर ये इसके अलावा पौधों के लिए बड़ी नुकसानदेह है और उसके अलावा ये रबड़ वगैरह जो जितने भी होते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाती है। प्लास्टिक वगैरह जो होता है अपेयर एंड पेंट्स एज अ केस फैब्रिक डाइज एज अ फेड, मतलब जो हमारे घरों की दीवारें हैं वो आस्ता आस्ता जो उनके कलर चेंज होते हैं वो भी अजोन की वजह से होते हैं। प्लास्टिक रबड़ वगैरह का जो काम उनकी ज़्यादा देर पर ख़त्म होती है वो भी इसी की वजह से होती है। तो ये सारे इसके नुकसान थे। अच्छा, CFC जो है हमारे पास डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ये कैसे हमारे पास पैदा होता है, ये चीज़ हमारे पास वो देखता है। हमारे पास जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वो कैसे अफेक्ट करता है ओजोन लेयर पे, ये हम देखते हैं। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे पास होता है वो बेसिकली एरिसोल स्प्रे वगैरह, एयर कंडीशनर जो हमारे पास एयर कंडीशनिंग वगैरह जो होते हैं या ट्रोपोस्फेयर वगैरह के अंदर जो है इंटर होते हैं। हमारे पास जो ओजोन की लेयर होती है ना वो दो रीजन के दरमियान होती है, ट्रोपोस्फेयर के दरमियान और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान। और ये वहाँ पे जाके CFC डिफ्यूज़ कर देते हैं और वहाँ से क्लोरीन जो है ना फ्री रेडिकल जनरेट होता है जो कि आमतौर पे जो कि ओजोन की तबाही का वजह बनता है। ये देखें CFCl3 में से टूटा, एक क्लोरीन अलहदा हो गया, उस पर फ्री रेडिकल उसने ओजोन से मिला, ओजोन का एक ऑक्सीजन ले लिया, O2 अलहदा। ये मज़ीद मोनो से मिलता है और मोनो से मिलने के बाद ये O2 हो जाता है, क्लोरीन फिर भी अभी है। और ये क्लोरीन मज़ीद और जो है ना हमारे पास ओजोन के मालिक्यूल को तबाह करता है। तकरीबन जो है ना हमारे पास 1 लाख ओजोन के मालिक्यूल को ये ना आमतौर पे जो है ना डिस्ट्रॉय कर देता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं तो हमारे पास अगला क्वेश्चन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यानी इस साल बोर्ड में यहाँ से लाजिम क्वेश्चन है। मैंने इसके आगे पिक्चर भी शामिल की हैं कि व्हाट इज़ DO, व्हाट इज़ BOD। ये यहाँ पे हमने देखे कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। तो इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मैं आपको उसकी वजाहत करता हूँ। पहले तो मैं कहता हूँ DO क्या, डिजोल्व ऑक्सीजन। किसी भी पानी, देखें ना पानी का फार्मूला होता है H2O, उसमें ऑक्सीजन का एक लेवल होता है, अगर वो लेवल थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाए तो पानी ख़राब हो जाता है। अब क्या कहता था, इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, डिजोल्व इन वाटर इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2। तो वो कैसे चेक करते हैं, तो इसकी बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कि जिस ऑक्सीजन जो पानी के अंदर मौजूद है ना उससे ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे पानी जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा व्हाट इज़ द DO एक पैरामीटर है जो कि ये मालूम करता है, डिटरमाइन के क्वालिटी ऑफ द वाटर। अगर तो वो 4 से लेके 8 तक उसकी वैल्यू है ppm, तो देन हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो DO डिजोल्व ऑक्सीजन का मुताबिक ये पानी ठीक है। अगर ये वैल्यू 4 ppm से इंडिकेट लेस देन हो तो पानी पोल्यूटेड है, हमारे पास पीने के काबिल नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बड़ा BOD। देखें हमारे पास जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने बैक्टीरिया वगैरह, वो जब पानी के अंदर मौजूद होते हैं तो पानी की मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी नस्ल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी अफजाइश के लिए। वो वहाँ पानी में मौजूद जो पानी का फार्मूला H2O, उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। वो पानी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाना ड्यू टू बायोलॉजिकल रिएक्शन, इसको कहते हैं BOD। ये जो अंडरलाइन किया, द वैल्यू ऑफ BOD इज़ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ
बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का कंज्यूम हो जाना बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर। अब आपको पता है कि बेसिकली जो बीओडी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, यानी बायोलॉजिकल जो रिएक्शन करते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर करते हैं, तो लिहाजा ऑर्गेनिक मैटर का बायोलॉजिकल रिएक्शन के नतीजे में पानी की ऑक्सीजन का लेवल कम कर देना या इस्तेमाल करना बीओडी एंड सीओडी क्या होता है, बड़ा सिंपल है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। ये देखिए सीओडी determine the directly treatment of the sample by a डाइक्लोरोमेट आयंस के जरिए मालूम कर सकता है। मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन, पहली लाइन में देखें कि ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर विच इज कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से, किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से या केमिकल रिएक्शन की वजह से जो हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल पानी में कम हो जाना, इसको क्या कहते हैं, COD। और इसका मतलब भी क्या होता है, पानी का पोल्यूटेड हो जाना। तो ये हम इससे मालूम करते हैं। पहला था DO डिजोल्व ऑक्सीजन का एक लेवल मालूम करना, बायोलॉजिकल रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाना और उसमें ऑक्सीजन का कम हो जाना, ये BOD आ जाता है। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आता है कि अगर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पानी में से ऑक्सीजन का कम हो जाना, COD आता है। ये अगर आप देखें तो ये देखें हमारे पास प्रॉपर नीचे से देखें तो ये देखें ये हैं वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फ़िश वगैरह और सारी ये चीज़ें ये जो है ना ऑक्सीजन को कैसे इस्तेमाल करती हैं। ये पूरा आप अगर इस पूरे पेज को देखें तो ये आपके सामने है जिसमें ये प्रॉपर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और ये देखें ये है COD, हमारा सीवरेज का पानी जब दूसरे पानी के साथ मिलता है तो वो क्योंकि गंदगी होती है उसके अंदर, तो वो पानी जो दूसरे पानी में मौजूद ऑक्सीजन होता है उसके अंदर रिएक्शन करके ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है, तो जिससे बदबूदार पैदा हो जाता है। एरिएशंस क्या होती है, तो ये पिक्चर मैंने ये देखे मेंशन की है, ये देखें हवा की कंप्रेस है, ऊपर से पानी फेंक रहा है, पानी फेंकने से हवा बीच में दाखिल हो रही है जिससे पानी के अंदर हवा का लेवल ज़्यादा हो जाता है और ख़ुद ही उसमें फॉल स्मेल वगैरह या जो भी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह एरिएशन पानी को साफ़ किया जाता है। ठीक है, एरिएशन क्या कहते हैं, रॉ क्वालिटी जो हमारे पास वाटर की है उसको इम्प्रूव करना। एरिएशन मतलब कि जब हम किसी भी एयर को पास करते हैं किसी पानी में यानी वाटर में से, रिमूव बाय अ डिजोल्व ऑक्सीजन बाय अ फॉल स्मेलिंग, यानी देखें जब पानी में से आप बहुत ज़्यादा एयर को पास करते हो तो उसमें स्मेल और मैक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के प्रेशर की वजह से मर जाते हैं, तो उसके से क्या होता है, स्मेल ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल दोबारा वापस उतना ही आ जाता है जिसकी वजह से वो पानी साफ़ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ द कोगुलेशन, पानी का जमा। ये देखें इसकी भी मैंने पिक्चर ऐड की है, अगर आप ये देखें ना, ये देखो पहला पानी है, देखें ये गंदा पानी था उसमें, या ये देखें इस तरह का मटीरियल था, जब उसमें कोई केमिकल डाला तो वो सारा साफ़ हो गया, बेसिकली ऐसे नीचे बैठ जाता है, इसमें डालें ये नीचे बैठ जाता है, इसको फ़िल्टर कर लें तो फिर हमारे पास ये पानी जो है ना बिल्कुल क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है, इसको कोगुलेशन कहते हैं। अच्छा, हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन है, वो कहता है कि जो मटेरियल होते हैं ना, सस्पेंडेड मटेरियल, वो प्रेजेंट इन जो है ना कोलाइडल इन द फॉर्म ऑफ रॉ वाटर रिमूव बाय कोगुलेशन। कैसे, कोगुलेंट सच एज एल्यूमिनियम सल्फेट, उसमें जो है हम या एलम ऐड करते हैं रॉ वाटर में, जिससे वो प्रेसिपिटेट जितने भी तैरने वाले होते हैं इम्प्योरिटी जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो अब्जॉर्ब होकर सरफेस ऑफ Al3 से प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ये रिएक्शन भी याद कर सकते हैं। तो पानी बेसिकली जो है ना भारी होकर उसके साथ जो उसकी इम्प्योरिटी होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन सिंपल है, इसकी मैंने पिक्चर ऐड की है। इंसुलेशन कहते हैं कि हमारे पास किसी भी मटेरियल, ये देखें ना, ये हमारे पास जितना भी गार्बेज वेस्ट मटेरियल डाला उसको उठा के इधर डाला, उसको आग से जलाया, आग के जलाने से यहाँ पे जो स्टीम बॉयलर है उसमें पानी को गर्म किया, गर्म करने से ये टरबाइन को जब हीट पहुँची तो टरबाइन ने घूमना शुरू कर दिया, जनरेटर चला और जनरेटर की वजह से हमारे पास क्या हुआ, एक इंडस्ट्री जलना शुरू होगी और बॉयलर के मज़ीद हीट से हम ये अपनी फैक्ट्री भी चला रहे हैं और जो बाकी वेस्ट बच रहा है उसको फिर हम बिल्कुल फेंक देते हैं, तो उसको दबाया भी जा सकता है। तो अब ये मटेरियल जो हम वेस्ट फेंकते हैं उसको मज़ीद और एनर्जी के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। घर का कूड़ा करकट जितना हम फेंकते हैं इसको धूप में से ड्राई करके मज़ीद एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जलाने के बाद।
द बर्निंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ठीक है, इन इंसिनेटर कंज्यूम ऑल द कंबस्चन मटेरियल लिविंग बिहाइंड एज अ नॉन कंबस्चन मटेरियल इज ऐश या रेसिड्यू रह जाते हैं। मतलब इंसिनेशन तरीके में आप सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे यानी तकरीबन 900 से लेके 1000, ये याद रखिएगा, उसमें गार्बेज हो सकता है, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है या वुड हो सकती है, लकड़ी वगैरह, इसको जलाते हैं और जलाने के बाद आप क्या करते हैं, उस मटीरियल में से तमाम की तमाम जो है ना आप हीट के ज़रिए अपनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हमारी आबो हवा के अंदर मौजूद जितनी भी एटमॉस्फेयर है उनकी हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद गैसेस का। तो सबसे पहली बात ये है कि देखें हमारे पास द गैसेज इन अब्जॉर्ब आर मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रे एंड मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ द हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखें हमारी हवा में मौजूद ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज़ब करती है, हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है बाय रेडिएशन से। ऑक्सीजन जो है हम उसको सांस लेने के लिए करते हैं, और एक गैस है CO2 उसको पौधे इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और N2 को इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। तो ये तमाम गैसेस जो हैं इनका बैलेंस रहता है पूरे माहौल के अंदर। लिथोस्फीयर क्या होती है, लिथोस्फीयर अर्थ क्रस्ट यानी ऐसा जो चट्टानों का इलाका ना वो 100 किलोमीटर गहरा अगर इलाका हो तो उसे लिथोस्फीयर ना ये बेसिकली लफ्ज़ लिख रहा है हमारे पास रिगड रॉक्सी मेटल, यानी अगर ऐसा एरिया यानी रिगड रॉक्सी चट्टानों का एरिया अर्थ क्रस्ट यानी क्रस्ट ऑफ द अर्थ एक्सटेंड बाय डेप्थ ऑफ द 100 किलोमीटर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, इनमें से 99% जो एलिमेंट जो होते हैं ना मेड ऑफ इन एलिमेंट से बनते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम और बाकी एलिमेंट इतने से बने होते हैं। इनको हमने देख लेना है। अच्छा, अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था प्राइमरी प्लेनेटेड, अगर हम रिवाइज करें तो प्राइमरी प्लेनेटेड क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो वो कहता है प्राइमरी प्लेनेटेड एटमॉस्फेयर से जब रिएक्ट कर लेते हैं किसी भी एक्टिविटी से तो उससे क्या पैदा होता है, सेकेंडरी। देखिए SO3 क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 क्या बनाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन वाला एसिड बनाएगा। उसके बाद कार्बोनिक एसिड बनाएगा CO2 जब वाटर से मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कि वो कहता है कि हमारे पास एक केटोन वगैरह आ जाता है, पैन वगैरह आ जाता है, ये हाइड्रोकार्बन सारे मटीरियल हमारे पास इसमें मेंशन होके आ जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सब सेकेंडरी प्लेनेटेड में आती है, यानी एसिड की ज़्यादा रेशो है। अगला क्वेश्चन है सल्फेट जो एरिसोल्स होते हैं ना, सल्फेट के एरिसोल्स वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, ये रिएक्शन को देखें। कहता है जब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस होती है ना वोल्केनिक्स, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग होता है बेसिकली, लाइक ये देखें सल्फर, ये बड़े सिंपल बच्चों वाले रिएक्शन है कि SO2 पहले SO3 बनाता है, जो SO3 जब बन जाता है तो वो हमारे पास इफेक्टली मेन होता है। वो कहता है कि ये इरिटेंट करता है, सफोकेशन पैदा करता है। उसके अलावा ये एरिसोल मतलब ऐसे ज़रात होते हैं जो कि इंसान के मुंह में जाते हैं तो इंसान जो है ना सांस नहीं ले पाता, और इसका मेजर पोर्शन जो है ना एसिड बनाने के काम आता है ज़्यादातर। उसके अलावा मैंने पहले भी आपसे मेंशन किया था कि रिड्यूसिंग स्मोक होता है कोयले के जलने की वजह से। और फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ये एक अलग क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडेंट ऑफ ओजोन एंड आल्सो एज अ ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ये येलो ब्राउनिश ग्रे कलर का होता है, ठीक है, लाइक, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट अगर हो तो इसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। ये प्लेंटेड होता है, एयर के अंदर अनप्लेजेंट ओडर पैदा करता है, और इसका मेजर फोटोकेमिकल स्मोक का जो है ना वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और अनबर्न्ड, मतलब हम सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग स्मोक के साथ। ओजोन होल O3 के अंदर से सुराख हो जाना, ओजोन की O3 लेयर में से सुराख हो जाना ओजोन होल कहता है, यानी लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन हाई स्मॉल कंसंट्रेशन है जो सराउंडिंग होती है ग्लोबल के, हमारे पास पूरी ग्लोब जो हमारे पास है अर्थ उसके इर्द गिर्द, ठीक है, ये हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर जो होल हुआ था 1970 फर्स्ट टाइम जो है ना हमारे पास अमेरिका के अंदर इसको देखा गया था, और जिसमें 50% डिप्लेशन पाई गई थी, तकरीबन बहुत बड़ा होल पाया गया था सितंबर और नवंबर के महीने में। क्लोरीनेटेड वाटर क्या होता है, यानी क्लोरीन से साफ होता पानी आप कैसे करते हैं। तो देखें अगर क्लोरीन है ना
उसको उठा के गंदे पानी में डाल दिया जाए तो वो साफ़ हो जाती है। तो क्लोरीनेटेड वाटर जो होता है वो कंटेन करता है हमारे पास क्या, कि ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनको हमारे पास वो टॉक्सिक होते हैं, यानी क्लोरीनेटेड वाटर। ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि ये क्लोरीन से साफ़-सुथरा पानी हार्मफुल क्यों होता है। इसकी वजह ये है कि उसके ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और फिनॉल वगैरह ये रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से, और ये क्या करते हैं, ऑफसेंस ऑर्डर पैदा करते हैं, टॉक्सिक होते हैं। और इसके अलावा हाइपोक्लोरस एसिड एक एसिड पैदा कर देते हैं, और वो एसिड जो CH3Cl यानी क्लोरोफॉर्म भी पैदा कर देते हैं। ये सारे के सारे जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। किसके लिए, हमारे पास रिस्क ऑफ द ब्लैडर के लिए, रेक्टल कैंसर के लिए। ये सारी चीज़ें, कौन सा, ब्लैडर आपका जो जिगर वगैरह है उसको ख़त्म कर देते हैं, कैंसर की वजह बनते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है, आप पीना छोड़ दें, अवॉइड टू ड्रिंकिंग, इसको पीने से बचाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैसे बैड इफेक्ट है ड्रिंकिंग ऑफ द क्लोरीनेटेड वाटर। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आया हुआ है, तो आप बताएंगे इसलिए है क्योंकि ये ब्लैडर के लिए और रेक्टल कैंसर के लिए ज़्यादातर वजह बनता है, और ये हमारे पास ये दो बीमारियां जो है ना सबसे ज़्यादा पैदा करता है। कहता है कि हमारे पास जो टॉक्सिक कंपाउंड है उनसे कैसे बचा जा सकता है, जो क्लोरीनेटेड वाटर, तो सिंपल है, अवॉइड टू ड्रिंकिंग, उसको पीने से बचा ना पिए। आगे है रीप्रोसेसिंग द प्लास्टिक, प्लास्टिक को दोबारा, देखो अगर हमारे घर में अगर चेयर है वो टूट गई है प्लास्टिक की, मैं एक पिक्चर भी दिखाता हूँ आपको, उन सारी प्लास्टिक की जो चेयर है उसको पिघला के नई चेयर या नई चीज़ में डाल देने से रीप्रोसेसिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो रीप्रोसाइक्लिंग के लिए जो प्लास्टिक होता है ना, तो 3 काम होते हैं, रीप्रोसेसिंग, उसके बाद डीपॉलीमराइजेशन एंड ट्रांसफॉरेशन। पहले हमारे रीप्रोसेस करना मतलब उसको दोबारा चेंज करना, डीपॉलीमराइजेशन पहले उसे तोड़ना, पिघलाना, छोटे छोटे वापस मोनोमर्स में लेके जाना, फिर नई चीज़ शेप में डाल देना। इसके लिए प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं और फिर अदर मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें से चीज़ें, बच्चों के टॉय, खिलौने वगैरह, ये चीज़ें शामिल हैं। ये अगर आप पिक्चर गौर से देखें तो आपके सामने ये देखें, हमारे पास ये सारा प्लास्टिक जो है ना कि कैसे मेल्ट होकर दोबारा नई चीज़ें बना रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस थोड़े से 2-4 क्वेश्चन रह गए हमारे पास। डीपॉलीमराइजेशन क्या कहते हैं, प्लास्टिक का वापस टूट के ओरिजिनल मटेरियल में चले जाना, उसको कहते हैं डीपॉलीमराइजेशन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लास्टिक कन्वर्ट होता है बैक टू ओरिजिनल कंपाउंड इनटू केमिकल एंड थर्मो प्रोसेस, यानी जिस मटेरियल से पिघला के हमने सांचे के ज़रिए प्लास्टिक बनाया था उस वापस उसी मटेरियल में चले जाना, उसको डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पैदा होता है, हमारी व्हीकल से, रेलवे, एयरक्राफ्ट वगैरह से 75% कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हेमोग्लोबिन के साथ बेसिकली मिलके जो है ना ऑक्सीजन को जो है ना हमारे पास उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना उसकी रुकावट का बस वजह बनता है। और उसका हार्मफुल इफेक्ट ये जो है हेडेक्स जो हमारे पास फटीग, ठीक है, ये हमारे पास जो चीज़ें बनती हैं ना कि हमारे पास बीमारियों का वजह बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास के अगर ओजोन को मालूम करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो डॉप्सन उसका यूनिट है, 350 उसकी वैल्यू है। तो अगला क्वेश्चन है उसके बाद डिटर्जेंट्स, हमारे कपड़े धोने वाले जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, सर्फ एक्सेल वगैरह या जितने भी ये कैसे नुकसानदेह हैं, तो वो कहता है जितने भी हमारे पास इंडस्ट्री या हाउस होल्ड के जो क्लीनिंग एजेंट, यानी जो डिटर्जेंट्स हैं वो हमारे पास क्लीनिंग एजेंट है हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल के, कहता है कि ये जितने भी हमारे पास हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स हैं ये वेस्ट वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इनका बहुत ज़्यादा समंदर के अंदर, रिवर के अंदर बढ़ जाना इफेक्ट करता है एक्वाटर लाइफ को, जो हमारे पास रिवर वगैरह इनकी लाइफ को, ज़मीनी या समुद्री या सारे पानी की लाइफ को नुकसान करता है, क्योंकि इसमें हैवी मेटल जो होती हैं, लेड होती है, उसके अलावा कैडमियम होता है, मरकरी होती है, जो कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौत का सबब बनती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑयल स्पॉइलेज। ये अगर आप एक पिक्चर देख लें ये वाली, तो ये देखिए पानी की सतह पे ऑयल तैरा हुआ है। अब इससे नीचे जो है ना सूरज की रोशनी नहीं जा सकती, जब वो नीचे नहीं जाएगी तो वो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो ऑयल जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है पूरी समंदर की सरफेस से, जिससे ऑयल लेयर अफेक्ट करता है ट्रांसमिशन कौन सी लाइट को ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये वजह बनती है, यानी समंदर की तह पे ऑयल का फैल जाना जो कि लाइट को नीचे जाने से रोकता है, और वो नुकसान बनता है फोटोसिंथेसिस को भी और डिसॉल्व ऑक्सीजन को भी।
आगे इंसरेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि वो वाला प्रोसेस जिसके ज़रिए हम किसी वेस्ट प्रोडक्ट से हम हीट लेते हैं, द प्रोसेस इन विच सॉलिड वेस्ट अनबर्न मटेरियल, जो बर्न मटेरियल हाई टेम्परेचर पे और उसको कंबस्टन करते हैं, कंबस्टेबल मटेरियल और नॉन कंबस्टेबल मटेरियल जो होता है लेफ्टेबल रेसिड्यू रह जाते हैं। मतलब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम इस तरीके से ये काम करें तो ये हमारे पास, ये देखें ये भट्टी है, इसमें हम वेस्ट मटेरियल डालते हैं, इसको घुमाते हैं अच्छे से, फिर उसमें से जो बिल्कुल बेकार मटेरियल वो बाहर निकाल लेते हैं, बाकी मज़ीद लिक्विड के साथ मज़ीद स्प्रे करके डालते हैं और उसको हीट करके गैसेस निकाल लेते हैं। ये डिफरेंट जोन है, आपने इसको पढ़ लेना है। ये देखें जो पहले हाई टेम्परेचर कितना होता है 650 तो 1100, फिर अगले चेंबर में भेज देते हैं, वहाँ उसको रोटेट करते हैं, तीसरे में फिर टेम्परेचर देते हैं, चौथे में उसमें टेम्परेचर कितने से कितने कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद एंड पे उसमें CO2 गैसेस कैसे बनती है और ऐसे में लास्ट में रेसिड्यू गैसेस बन जाती है। हमारी आखिरी स्लाइड आ रही है जी, इसके बाद हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जी, एसिड रेन क्या है? आपको पता है एसिड रेन जो है ना, सबसे पहले जो है ना एक स्मिथ बरतानिया का बंदा था जिसने सबसे पहले इस एसिड रेन के बारे में बात की, वर्ड एसिड रेन। और ये इसकी pH जो होती है ना 5.6 होती है, यानी 5 से हमेशा कम होती है। MCQ अगर आगे पीछे आए भी तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि जो pH होती है ना एसिड रेन की, वो किस पे अफेक्ट होती है? वो स्टील पे, पेंट पे, प्लास्टिक पे, और उसके अलावा हमारे पास ये जो है ना सीमेंट पे, उसके पास हमारे पास जो है ना मटेरियल वगैरह जितनी होते हैं, लाइमस्टोन, चूने के पत्थर, हर वो चीज़ जिस पे जाके तेजाब डाल देंगे तो वो नुकसान होगा। तो इसी तरह एसिड रेन भी। लेदर ट्रिनीज क्या होती हैं? ये बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेदर ट्रिनीज जो होती हैं इफ्लुएंट हैं, जो कि डिस्चार्ज होती हैं ओपन लैंड पे बाय सीवरेज। देखें हमारे जो गटर होते हैं, उन गटर्स को अगर हम साफ़ करें और वो जो साफ़ करवाते हैं तो वो गटर का जितना भी गंदा मटेरियल होता है उसको उठा के सड़क के ऊपर फेंक देते हैं, तो वो धूप की वजह से ड्राई होने के बाद एयर में शामिल हो जाता है, जिसमें क्रोमियम 6 होती है जो कि कैंसर का वजह बनती है। तो ये है हमारे पास जिसको हम कहते हैं लेदर टिनीज, ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, वो कहता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी पे कैसे डालते हैं, हमने पहले भी पढ़ चुका है, ये कोल, वुड वगैरह सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर की लेयर कितनी है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। आगे थिकनेस क्या होती हैं? इनमें से अक्सर क्वेश्चन आता है कि 100 किलोमीटर फैली हुई पूरी वो जो हमारी पास लेयर है जिसमें तमाम स्फीयर आ जाती है, कौन सी? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। ये 4 मेन लेयर हैं और इनमें ये एलिमेंट पाए जाते हैं। आप MD कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इन सारी बातों के लिए ये वाला जो मैंने चैप्टर की आपके क्वेश्चन रीडिंग की हैं, अगर आप इसको अच्छे से तसल्ली से देख लेते हैं, वीडियो को भी, और तसल्ली से पढ़ लेते हैं, तो फिर आप लोगों को मुकम्मल तौर पे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम अगला सीरीज़ चैप्टर नंबर 16 और 15 के MD कैट के क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो तब आपको आसान होगा उन चीज़ों को याद करना। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 15 पे आएगी, इसको आप पूरे नोट्स को अगर हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इसकी हार्ड फॉर्म की यानी PDF कॉपी सेंड